Hello friends, I am Mudassir Hamid and welcome to Radiance Biology classes. In this video tutorial, we will be discussing a little bit about immunity. Okay, so what is immunity? Immunity is simply the resistance offered by the body of an individual, of a person, against a disease causing microorganism. Resistance against a disease causing microbe. Right? एक इंसान की बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये इम्यूनिटी होती है बिकॉज ऑफ अ वेरी वेल डेवलप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड immune system. And this immune system has got two components, right? The first one is innate immune system. And the second one is adaptive immune system. इनेट इम्यून सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैदा होने के साथ साथ ही आ जाता है. मीन्स इट इज present in an individual right from the time of the birth. That is, it is an inborn type of immune system. Okay. It is species specific. स्पीशीज स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स के अंदर ये इनेट इम्यून सिस्टम एक जैसा होगा. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें, ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता जाएगा एज दिस इंडिविजुअल इज बीइंग एक्सपोज्ड टू a number of disease causing organisms throughout his or her life. जितना ये disease causing organisms के सामने expose हो जाएगा, उतना इसकी body में adaptive immune system develop होता जाएगा. So we can say that it is acquired by a person, by an individual over the lifetime. That is why इसको हम बोल सकते हैं acquired type of immune system. Okay, this acquired immune system is different in different individuals of a species. ये species specific नहीं है. एक species के अंदर जितने भी members हैं, हर member के अंदर different type of acquired immune system होगा, different type of acquired immunity होगा, and it is pathogen specific. पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान की बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री मारा, इस इंसान का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा. बट अगर यही पैथोजन किसी दूसरे इंसान की बॉडी में गया, दूसरे इंसान की बॉडी इस पैथोजन के अगेंस्ट उतना हाइटन, उतनी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना कर पाए. दैट इज वाई मैंने यहाँ पर लिखा इट इज पैथोजन स्पेसिफिक. राइट. अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. एक, it has got the ability to differentiate between self and non-self molecules. Ability to differentiate
between self and non-self. मतलब इसका ये हुआ कि अगर फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आया, फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर आया, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो इंसान का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उस डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। लेकिन इस इंसान की बॉडी में अगर कोई मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, कोई सब्सटेंस जनरेट हुआ, इस इंसान की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उन सेल्फ ऑर्गन्स को, उन सेल्फ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता, नहीं करेगा। अगर ये कर दिया, मतलब इफ देयर इज अ फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स, इसने फॉरेन पैथोजेंस के अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया और बॉडी के खुद के मॉलिक्यूल्स, बॉडी के खुद के सब्सटेंसेस के अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, then what happens? A group of disorders develop in the individual. That group of disorders is known as autoimmune disorders. बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आप आगे पढ़ेंगे। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। मेमोरी का मतलब ये है कि अगर इंसान की बॉडी में पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल आ गया, डिजीज काजिंग माइक्रोब आ गया, तो पहला एनकाउंटर पैथोजन का क्या काम करेगा? पहला एनकाउंटर पैथोजन का एलिमिनेट करने के लिए, मतलब पहली बार जब पैथोजन आया, पहली बार इस पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए, इसको मारने के लिए, किल करने के लिए इंसान के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इट विल बी the adaptive immune system will generate the immune response not very quickly, but it will take a bit longer to generate that type of immune response. दूसरी बात, ये immune response उतना strong, उतना sufficient नहीं होगा, right? But अगर यही पैथोजन दोबारा इस इंसान की बॉडी में आ गया, तो इस इंसान की बॉडी दोबारा इस पैथोजन के अगेंस्ट और बहुत ही जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको एलिमिनेट करेगा। जो पहला वाला इम्यून रिस्पॉन्स था, पहली बार जब पैथोजन आया, पहला वाला इम्यून रिस्पॉन्स, दैट विल बी वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल, दैट विल बी ऑफ लो इंटेंसिटी। उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? और जब दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, दूसरी बार पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए जो क्विक और हाई इंटेंसिटी वाला इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया adaptive immune system ने, that second type of immune response against the same pathogen is known as secondary immune response, right? ये secondary immune response कैसे हुआ? पहली बार जब पैथोजन आया, पैथोजन ने adaptive immune system को stimulate करके immune response generate करा दिया, धीरे धीरे वो पैथोजन एलिमिनेट हो गया। साथ ही साथ इस इंसान की बॉडी में उस पैथोजन की मेमोरी रह जाती है, मतलब इस इंसान का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम अब इस पैथोजन को पहचानने लगा है। इसलिए जब ये पैथोजन दोबारा आएगा तो इसने ऑलरेडी उस पैथोजन को मारने के लिए सोल्जर्स तैयार रखे हुए हैं। देयरफॉर दैट पैथोजन इज एलिमिनेटेड वेरी क्विकली एंड विद अ वेरी हाई इंटेंसिटी, राइट? हम इन दोनों को बारी बारी देखेंगे डिटेल में। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट इम्यून, innate immune system, right? Innate immune system provides which type of immunity? Innate immunity. और ये innate immunity इंसान में जनरेट होती है, इंसान में आ जाती है because of some innate immune system mechanisms. Those innate immune system mechanisms are as under. Number 1, anatomical barriers.
एनाटॉमिकल बैरियर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे स्किन की। इंसान की बॉडी पे जो स्किन होता है इट इज़ वेरी यूजफुल। ये स्किन पैथोजेंस को डायरेक्ट बॉडी में एंट्री नहीं करने देता। आपको पता होगा शायद कि स्किन के ऊपर सेबेशियस ग्लैंड्स लगे होते हैं। राइट, these sebaceous glands produce sebum, और ये sebum रिच होता है, इट इज रिच इन लैक्टिक एसिड। सॉरी, दिस sebum is rich in lactic acid, fatty acids like lactic acid, right? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्किन के ऊपर लैक्टिक एसिड का एनवायरनमेंट बन गया। दिस लैक्टिक एसिड is responsible for slightly acidic pH. Slightly acidic pH on skin. इस हल्के से एसिडिक पीएच के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि स्किन माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देता, बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। कैसे? क्योंकि स्किन के ऊपर हल्का सा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन सेबम। ये एसिडिक एनवायरनमेंट, अगर कोई माइक्रोब आ भी गया, ये एसिडिक एनवायरनमेंट उस माइक्रोब को स्किन के ऊपर एस्टैब्लिश होने ही नहीं देता, एंड देयरफॉर द माइक्रोब इज एलिमिनेटेड, राइट? द सेकंड anatomical barrier that we are going to discuss here is mucous membranes and ciliary linings. Mucous membranes and ciliary linings. इंसान की बॉडी में बहुत जगह पर, बहुत लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स और सीलियरी लाइनिंग्स लगे होते हैं। लाइक दीज म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड सीलियरी लाइनिंग्स आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स, नासोफेरिंग्स रादर। नासोफेरिंग्स में सीलियरी लाइनिंग्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, gastrointestinal tracts, urinary tracts, etc. etc. अगर इन एरियाज से, इन पैसेजेस से कोई माइक्रोब अंदर आना चाहे तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स secrete mucus and ciliary linings along with this mucous membrane will help the pathogen, will help the body to entangle that pathogen, and the entry of the pathogen is restricted into the body through these pathways. Third anatomical barrier I would like to discuss here is commensal microbes in our intestines. हमारे इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे कॉमेंसल microorganisms होते हैं. These commensal microorganisms are not harmful for us. They are present in a huge population. इनका ये huge population बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि अगर इंटेस्टाइन्स के रास्ते से कोई पैथोजन, कोई माइक्रोब अंदर आया तो इनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होती है, ये उस इंटेस्टाइनल माइक्रोब के साथ compete करेंगे फॉर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स, राइट? तो जाहिर सी बात है वो पैथोजन कम नंबर में होगा, कम पॉपुलेशन में होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए
इस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कमेंसल माइक्रोब्स के साथ compete करना पड़ेगा, with the result that pathogen doesn't get the nutrients and is therefore eliminated, right? So these were few anatomical barriers which form the component of the innate immune system. Next हम इसमें बात करेंगे कुछ physiological barriers की. Physiological barriers which form the components of innate immune system. Physiological barriers. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में अब हम सबसे पहले बात करेंगे गैस्ट्रिक एसिड. गैस्ट्रिक एसिड माने जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. इफ अ पैथोजन एंटर्स आवर स्टमक अलोंग विद द फूड, हमारे स्टमक में जो HCl होता है, इस HCl की वजह से स्टमक का pH हाईली एसिडिक हो जाता है. जो पैथोजन फूड के साथ आ सकता था या आ गया हो स्टमक के अंदर, वो पैथोजन इस HCl की वजह से वहां पर जिंदा नहीं रह पाता. दैट HCl प्रेजेंट इन द स्टमक kills that pathogen and eliminates the chances of infection through that route, right? Second physiological barrier I would like to mention here is some enzymes. Enzymes like lysozyme. लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल्स के सेल वॉल को ब्रेक करता है. एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन tear fluid. It is present in saliva and also a bit in nasal secretions. मतलब ये हुआ कि अगर आइज के रूट के थ्रू या माउथ के थ्रू या नेजल रूट के थ्रू कोई पैथोजन अंदर आना चाहे तो उस पैथोजन को जंग करनी पड़ती है पहले लाइसोजाइम एंजाइम के साथ, बिकॉज लाइसोजाइम एंजाइम इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन दीज लोकेशंस. लाइसोजाइम एंजाइम इस पैथोजन को पर्टिकुलरली बैक्टीरियम को किल करता है बाय रप्चरिंग इट्स सेल वॉल, एंड therefore the chances of entry of the pathogen through these routes is diminished, right? तीसरा मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स. एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ठीक है. हमारी बॉडी में बहुत जगह पर एपिथेलियल लाइनिंग होती है, लाइक एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, epithelial lining of gastrointestinal tract. Okay, the epithelial lining is also present in the respiratory tract. It is also found in urinogenital tract. ठीक है, ये एपिथेलियल लाइनिंग रिलीज करती है, स्क्रीट करती है कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स. दोज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आर द पोटेंट किलर्स ऑफ माइक्रोब्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल हिस्टैटिन्स, ग्रैनुलाइसिन्स, डिफेंसिन्स, etc.
ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स डायरेक्टली माइक्रोबियल सेल के ऊपर अटैक करके उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, परफोरेशंस क्रिएट करते हैं एंड देयर बाय किल दैट microbial pathogen. So the chances of infection through these routes like gastrointestinal tracts and respiratory tracts etc. is diminished and or eliminated. नेक्स्ट हम बात करेंगे phagocytic barriers. Phagocytic barriers are also the components of innate immune mechanisms, right? तो तीसरा वाला होगा phagocytic barriers. ठीक है. Phagocytes. What are phagocytes? Phagocytes are the cells which engulf the foreign particle, the cells which engulf any particle like that of the amoeba. जैसे अमीबा अपने सीडोपोडिया की मदद से किसी फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करेगा, बिल्कुल इनका केस भी वैसे ही होता है. और हमारी बॉडी में बहुत सारे फैगोसिटिक सेल्स हैं, लाइक कुछ के मैं नाम लिखूं. सबसे पोटेंट फैगोसिटिक सेल जिसका नाम है मैक्रोफेज. Macrophages are phagocytic cells. There are neutrophils. Neutrophils, these are also good phagocytic cells, and they are responsible for phagocytosis of pus forming cells. मतलब ये हुआ कि अगर कभी पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया, पैथोजन ने अटैक किया, सेल्स को इन्फेक्ट किया, उन सेल्स में अगर पस क्रिएट हुआ तो दोज पस फॉर्मिंग सेल्स आर देन engulfed and eliminated by these neutrophils. The next category of phagocytic cells in our body is eosinophils. Right? These eosinophils are responsible for the phagocytosis of helminthic parasites. Helminthic parasites. This is the reason for the increase in the number of eosinophils during helminthic infections. ये phagocytic cells, they form the important components of the innate immune systems. अगला वाला हम बात करेंगे साइटोकाइन बैरियर्स की. साइटोकाइन बैरियर्स. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स माने वो सेल्स जिनको वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं. These virus infected cells secrete chemicals which are known as interferons. Virus infected cells secrete chemicals which are known as interferons, and interferons are a group of cytokines. These are signal molecules, these are messenger molecules. ये इंटरफ्रॉन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से निकलते हैं और बाकी नेबरिंग हेल्दी सेल्स को सिग्नल देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस. Protect the neighboring healthy cells
against viral infections. Right? Next we are going to discuss in this innate immune system is the inflammatory barriers. Inflammatory barriers. मान लेते हैं कि बॉडी में किसी जगह पर किसी टिश्यू में इंजरी हुआ या पैथोजन किसी जगह पर एंट्री किया, तो जिस जगह पर पैथोजन एंटर किया या जिस जगह पर इंजरी हुआ वहां पर हम बोलेंगे टिश्यू डैमेज हो गया, राइट? दिस टिश्यू डैमेज is either due to the injury or due to the entry of the disease causing pathogen. ठीक है? This tissue damage releases what it releases? It releases chemicals like histamine. Histamine secrete करता है tissue damaged tissue. It also releases bradykinins. राइट? तो टिश्यू डैमेज हो गया इंजरी की वजह से, पैथोजेनिक अटैक की वजह से, तो डैमेज टिश्यू ने रिलीज किए कुछ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन्स, ब्रैडिकाइनिन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम मॉलिक्यूल्स. Blood clotting enzyme systems, they are also released by this damaged tissue. This damaged tissue also releases chemicals which stimulate pain receptors. Chemicals stimulating pain receptors. कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ पर मार्क करूँगा. हिस्टामाइन है, these blood clotting enzymes हैं, and chemicals which stimulate pain receptors. Let us talk about these chemicals first which stimulate pain receptors. ये chemicals injured site पे pain receptors को stimulate करेंगे, and due to the stimulation of pain receptors, pain develops in that injured area. ठीक है? The development of pain in the injured area is known as, immunologic terms में इसको हम बोलते हैं डॉलर. Okay? Let us talk about histamine. ये जो histamine है, histamine is responsible for vasodilation. Vasodilation का मतलब ये है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इंजर्ड टिश्यू के सराउंडिंग में, वो ब्लड कैपिलरीज का ल्यूमेन वाइड होता है. दे डायलेट. ड्यू टू द वाजोडाइलेशन दो चीजें हो जाती हैं वाजोडाइलेशन की वजह से. वाजोडाइलेशन की वजह से दो चीजें हो जाती हैं बॉडी में. दो चीजें हो जाती है वहां पर जहां पर टिश्यू इंजर हुआ है, डैमेज हुआ है, राइट? क्या क्या? फर्स्ट वन, increased blood flow. Increased blood flow to the site of injury, right? Second one, increased vascular permeability. ओके, तो इंजर्ड साइड की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है. ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, एंड
the redness in immunologic terms is known as रूबर. यहाँ पर मैंने डॉलर बोला, यहाँ पर मैंने रूबर बोला. अब आते हैं यहाँ पर वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब ब्लड कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं इनसे फ्लूइड, ब्लड के अंदर फ्लूइड पोर्शन भी होता है और सॉलिड पोर्शन फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं. तो ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स के थ्रू फ्लूइड लीक आउट होता है. वो फ्लूइड एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस में, जो जहाँ पर इंजरी हुई है उस जगह के एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस में जमा हो जाता है. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ दैट, मैं यहाँ लिखूं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कहाँ पर? इन extravascular spaces. यहां पर एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेसेस में फ्लूइड जमा होता है. फ्लूइड जमा होने से वहां पर थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, राइट? This swelling in immunologic terms is known as tumor. Okay, right? अब क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स परमिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, राइट, लाइक दिस, लेट इट इज़ अ ब्लड कैपिलरी एंड वी नो दैट ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स पे लगा होता है एक एपिथेलियल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. That simple squamous epithelium is known as endothelium, right? तो ये रही ब्लड सेल्स. कुछ ब्लड सेल्स क्या करती हैं, दे गेट एडहेयर्ड, वो यहाँ पर इस एंडोथेलियल वॉल के साथ अटैच हो जाती हैं. अटैच होते होते दे ट्राई टू स्क्वीज आउट, कोशिश करती हैं स्क्वीज होने की बाहर की तरफ, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस की तरफ, एंड फाइनली दे स्क्वीज आउट. या स्क्वीज होके बाहर आया. दिस स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड सेल्स, पर्टिकुलरली फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, थ्रू द एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज is known as diapedesis. इसका एक और नाम भी है, it is also known as extravasation और diapedesis. ओके, अब क्या होगा, ये जो एस्केप की है ये फैगोसिटिक सेल, दिस फैगोसिटिक सेल it moves to the site of injury, site of infection. और वहां पहुंचने के बाद ये पैथोजन को या पैथोजन इन्फेक्टिव सेल्स को एंगल्फ करके उनको एलिमिनेट करेगा, राइट? दिस रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ हीट, एंड that heat generation in immunologic terms is known as calor, CALO, right? तो चार चीजें मैंने बताई, 4 things. First one is dollar. Dollar is the establishment of pain at the site of injury due to the stimulation of pain receptors. Second one is calor. Calor is the generation of a little bit of heat at the site of injury. कैसे? Due to the phagocytic activity of phagocytes, जो कि यहाँ पर blood capillaries से जो इंजर्ड टिश्यू था वहाँ की blood capillaries से escape करके extravascular space में आके पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स और पैथोजन को
एलिमिनेट किया, उसके बाद जो हीट निकला, दैट जनरेशन ऑफ हीट इज नोन एज कैलर. तो डॉलर कैलर. थर्ड वन इज redness due to the extra blood supply towards the injured tissue, it is known as rubor. And fourth one is swelling due to accumulation of fluid जो कि blood से leak out हुआ into the extravascular space. This swelling is known as tumor. ये चार चीजें कौन कौन सा? rubor, tumor, dollar and calor. These are known as cardinal signs of inflammation. Okay, it was all about the mechanisms of innate immune system. हमारी बॉडी किसी पैथोजन को अंदर आने से कैसे रोकती है? ये रोकती है बिकॉज ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम. और इनेट इम्यून सिस्टम कैसे रोकती है पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से या एस्टैब्लिश होने से? इसके अंदर हमने 4-5 मैकेनिज्म्स बोले. आई विल रिपीट. पहला हमने कहा एनाटॉमिकल बैरियर्स. एनाटॉमिकल बैरियर्स पैथोजन को बॉडी के अंदर नहीं आने देते. दूसरा हमने बोला फिजियोलॉजिकल बैरियर्स डिजीज कॉजिंग पैथोजन को बॉडी के अंदर नहीं आने देते. तीसरा बोला हमने फैगोसिटिक बैरियर्स. चौथा हमने बोला साइटोकाइन बैरियर्स. एंड फाइनली पांचवा हमने बोला इंफ्लेमेटरी बैरियर्स. ये पांचों के पांचों व्हाट आर दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम. और ये 5 मैकेनिज्म्स किसी भी फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन भी बोलते हैं. पैथोजन बोलो, एंटीजन बोलो, किसी भी एंटीजन या पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं. सो these 5 mechanisms of innate immune system, they form the first line of defense of the body. First line of defense, right? अगर पैथोजन ने ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर लिया और बॉडी के अंदर आ गया, तो बॉडी के अंदर इस पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए काम करेगा इम्यून सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट, दैट इज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. वी विल डिस्कस अबाउट दैट एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. थैंक यू.